दोस्तों नमस्कार। एस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा हो रही थी आधुनिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था है स्वतंत्रता से पूर्व, तो उसमें हमने देखा कि विभिन्न देशों के जो ईसाई मिशनरी थे वो वहाँ के व्यापारियों के साथ भारत आए और जहाँ जहाँ पर उन लोगों ने व्यापारिक फैक्ट्रियाँ, व्यापारिक कारखाने स्थापित किए, वहाँ वहाँ पर उन लोगों ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था उन लोगों ने किया। सबसे ज़्यादा समय तक जो यहाँ रहे वो अंग्रेज रहे और उन लोगों ने ही भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य किया। तो सबसे ज़्यादा कार्य करने के कारण इनकी जो शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां रहीं वो सबसे ज़्यादा रहीं। तो इन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए, इसके संदर्भ में ही चर्चा होनी है। तो इसके संदर्भ में ही चर्चा होनी है। तो आइए देखते हैं कि अंग्रेज ईसाई मिशनरी जो अंग्रेज व्यापारियों के साथ भारत आए, उन लोगों ने भारत में कौन कौन से शैक्षिक कार्य किए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अंग्रेज ईसाई मिशनरी थे उन लोगों ने भारत में सबसे अधिक शैक्षिक कार्य किए। कारण इसका था कि उन लोगों ने व्यापार करते करते यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और भारत पे वो शासन करने लगे। और भारत पे शासन करते करते वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार देने लगे और साम्राज्य का विस्तार देने के साथ साथ अब उनको हर क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत हुई। तो उन लोगों ने हर क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना कार्य करना प्रारंभ किया। लगभग 1613 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और ऐसा कहा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भारत आते थे तो प्रत्येक जहाज के साथ एक पादरी लाया जाता था, एक पादरी आता था और उस पादरी का जो मुख्य उद्देश्य था वह ईसाई धर्म और संस्कृत का प्रचार प्रसार करना ही था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना जो उनका उद्देश्य निर्धारित किया गया, उसके लिए उन लोगों ने दो कार्य किए। एक तो उन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया और दूसरा जो यहाँ पे दीनहीन लोग थे उन लोगों का सेवा करना उन लोगों ने प्रारंभ किया। तो जो ईसाई धर्म और संस्कृत का प्रचार प्रसार करने का काम उनको दिया गया, उसके लिए उन लोगों ने दो रास्ता अपनाया, पहला शिक्षा के क्षेत्र से और दूसरा दीनहीनों की सेवा के क्षेत्र से। उसके बाद इस कार्य के लिए उनको इंग्लैंड के कुछ संगठन थे जो उनको धन मुहैया कराया करते थे, जिससे उनका कार्य निरंतर चलता रहता था। अब ये जो ईसाई मिशनरी थे, इन लोगों ने कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में तमाम धर्मार्थ विद्यालयों की इन लोगों ने स्थापना किया। चैरिटी स्कूल की इन्होंने स्थापना किया जहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसके माध्यम से इन लोगों ने अपने धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करना प्रारंभ किया। इन विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ स्थानीय भाषा की भी शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। धीरे धीरे लगभग 1731 ईस्वी तक इन्होंने बंगाल, बम्बई और मद्रास में सैकड़ों प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इन लोगों ने किया। मद्रास में इन लोगों ने एक माध्यमिक विद्यालय की भी स्थापना की। अब जब ये धीरे धीरे ये कार्य करने में सफल हुए तो इनकी जो राजनैतिक आकांक्षाएं थी
राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी अब वो आसमान छूने लगी। वे भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार देने के पीछे लग गए और यहाँ पर उन लोगों ने आंतरिक छूट का लाभ उठा करके और अपने साम्राज्य को विस्तार देने का कार्य करना उन लोगों ने प्रारंभ किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन लोगों ने अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किया और स्कूलों के माध्यम से जो वो लोग धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे उस पे उन लोगों ने कुछ अंकुश लगाया। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद इन लोगों ने बंगाल, बिहार और अवध प्रांत का शासन इनके हाथ में चला गया और अब ये यहाँ पे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना फिर से प्रारंभ किए और तमाम शिक्षण संस्थाओं की स्थापना इन लोगों ने किया। इसी बीच बंगाल के श्रीरामपुर के 3 ईसाई मिशनरी, जिन्हें श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, कैरे, वार्ड और मासमैन ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक था हिंदू और मुसलमानों के नाम निवेदन। इस किताब में हिंदू धर्म को अज्ञान और अंधविश्वास बताया गया, मोहम्मद साहब को झूठा पैगंबर बताया गया। इससे हुआ क्या कि हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज हो गए। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने तीनों को बंदी बना लिया और इनके प्रेस को भी जब्त कर लिया। इंग्लैंड में कंपनी के इस निर्णय का विरोध शुरू हुआ। वहां पार्लियामेंट में 2 दल हो गए, एक कंपनी के निर्णय के समर्थन में और जो दूसरा दल था वह ईसाई मिशनरियों की शिक्षा व्यवस्था के समर्थन में। तो पार्लियामेंट में भी 2 दल हो गए। अब वहाँ पे भी भिन्नता आई, मत में भिन्नता आ गई। समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो वहाँ की पार्लियामेंट थी, वो आज्ञा पत्र जारी करती थी जिसके माध्यम से कंपनी को दिशा निर्देश दिया जाता था। तो 1813 ईस्वी में भी एक आज्ञा पत्र पार्लियामेंट के द्वारा जारी किया गया और जिस आज्ञा पत्र में यह अंकित किया गया कि किसी भी देश के जो ईसाई मिशनरी होंगे वे अब भारत बिना रोक टोक के आ सकेंगे और जा सकेंगे और वे अपनी धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। तो इस तरह से अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के जो कार्य थे वो कुछ कार्य इस प्रकार थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो प्रथम व्यापारिक कोठी थी उसको सूरत में स्थापित किया और उसके बाद क्रमशः बम्बई और कलकत्ता और फिर मद्रास में स्थापित करने का काम किया। 1792 ईस्वी में चार्ल्स ग्रांट ने ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई प्रजाजनों की सामाजिक स्थिति पर विचार नामक एक पुस्तक इंग्लैंड में प्रकाशित किया। इस पे भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। चार्ल्स ग्रांट को भारत में जो आर्थिक सामाजिक स्थिति थी उस पे पुस्तक लिखने का जो श्रेय मिला। उसके बाद 1781 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। 1791 ईस्वी में जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और उसके बाद 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य थे, यह वहाँ के जो ईसाई मिशनरी आए थे, उसके साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इन लोगों ने मिल करके ये कुछ शैक्षिक कार्य भारत में किए। इसके अलावा गैर ईसाई मिशनरियों के भी कुछ प्रयास हैं भारत में, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से हो। जैसे राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय शिक्षा में अग्रदूत माना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, उन्होंने अपनी धर्म और संस्कृति को महत्व देने के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ साथ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी रुचि रखना प्रारंभ किया। उनको उसके महत्व की भी जानकारी थी, उसको भी वो महत्व देते थे। तो सर्वप्रथम इन्होंने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना किया और उसी साल 1817 ईस्वी में ही कलकत्ता समाज की इन्होंने स्थापना किया। जिस कलकत्ता समाज की इन्होंने स्थापना किया, उसका जो प्रमुख कार्य था या प्रमुख जो उद्देश्य था, वह गरीबों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना इस कलकत्ता समाज का काम था। उसके बाद 1819 ईस्वी में कलकत्ता विद्यालय समाज की इन्होंने स्थापना किया। जिस कलकत्ता विद्यालय समाज की इन्होंने स्थापना किया, उस समाज ने कलकत्ता में लगभग 150 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना किया। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय जो थे, वो अपनी संस्कृति और धर्म को पोषित करते हुए अंग्रेजी भाषा और साहित्य के साथ साथ ज्ञान विज्ञान था, उसके महत्व को भी इन्होंने स्वीकार किया। और इन विद्यालयों में, हिंदू कॉलेज में या जो भी विद्यालय इन्होंने खोला, उसमें यहाँ की भाषा और संस्कृति के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की भी पढ़ाई वहाँ व्यवस्था इन्होंने किया। इसके बाद नाम आता है श्री जयनारायण घोषाल का, जिन्होंने इन्होंने भी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। इन्होंने 20,000 रुपये की धनराशि दान करके 1818 ईस्वी में बनारस में जय नारायण स्कूल की स्थापना की और इस स्कूल में हिंदी भाषा, धर्म और साहित्य के साथ साथ यहाँ पे अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान, साहित्य और भाषा की भी शिक्षा इसमें दिया जाना प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पंडित गंगाधर शास्त्री का योगदान भी भारत के शैक्षिक विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक मुश्त 1,50,000 रुपये दान दिया और जिससे इन्होंने आगरा में जो संस्कृत कॉलेज था, उसको इन्होंने आगरा कॉलेज में बदलवा दिया। आगरा कॉलेज में बदलवाने का लाभ ये हुआ कि जहाँ पे केवल भारतीय धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी, वहाँ पे अब भारतीय धर्म और संस्कृत भाषाओं के साथ साथ इसमें अब अंग्रेजी भाषा और साहित्य के अलावा ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई भी वहाँ प्रारंभ हो गई। तो 3 लोग इसमें भी महत्वपूर्ण हैं, राजा राम मोहन राय, उसके बाद श्री जयनारायण घोषाल और फिर पंडित गंगाधर शास्त्री का योगदान भी स्वतंत्रता पूर्व जो शैक्षिक विकास है उसमें इन लोगों का भी योगदान महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने क्या योगदान दिया, जो ईसाई मिशनरी भारत में आए उन्होंने क्या योगदान दिया, राजा राम मोहन राय ने क्या योगदान दिया, या व्यक्तिगत और सामूहिक जो प्रयास हुए भारत के शैक्षिक विकास में वो किस प्रकार। तो इस प्रकार से भारत में जो स्वतंत्रता पूर्व का शिक्षा का विकास था वो अब समाप्त होता है।
आगे के वीडियो में अब स्वतंत्रता के पश्चात जो विकास हुए वो कैसे हुए, इसकी चर्चा आगे के वीडियो में की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।